नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, अपना हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर देख लीजिएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। पेपर को पूरा देखने से पहले जल्दी से आप सभी इस वीडियो को आपके सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है। इस पेपर का समय 3 घंटे का होने वाला है, पूर्णांक 75 अंकों का। सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया है, जिसमें सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है, रीतिकाल को काव्य की दृष्टि से बांटा गया है, तो कितने भागों में बांटा गया है ये आपको बताना होगा। तो पहले में आपको राइट आंसर लिखना होगा बावला 3 भागों में। दूसरा देख लीजिएगा, मर्यादा न लई के माध्यम से मर्यादा की बात कही है, तो दूसरे में आपको लिखना होगा बावला प्रेम संबंध की। तीसरा देख लीजिएगा, जुगुस्सा किस रस का स्थायी भाव है, तो इसमें आपको लिखना होगा बावला विवश। चौथा देख लीजिएगा, नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है, तो इसमें आपको लिखना होगा दावला देश भक्ति की भावना। पांचवा देख लीजिएगा, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना है उसमें से पहले पद को कहते हैं, तो पहले पद को क्या कहते हैं ये आपको बताना होगा। तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा अवला पूर्व पद कहते हैं। छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ का असल में नाम था, तो इसमें आपको राइट आंसर लिखना होगा अवला तारकेश्वर नाथ। दूसरा प्रश्न देख लीजिएगा, दूसरे प्रश्न में आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला देख लीजिएगा, गोपियों ने मधुकर संबोधन किसके लिए दिया है, तो पहले में आपको लिखना होगा कृष्ण। कृष्ण आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, अभिनय तत्व की प्रधानता किस काव्य में होती है ये आपको बताना होगा, तो दूसरे में आपको लिखना होगा दृश्य काव्य में होती है, ये आपको लिखना है। ठीक है, दृश्य आपको लिख देना है दूसरे का आंसर। तीसरा देख लीजिएगा, आश्रय की ब्राह शारीरिक चेष्टाओं को क्या कहते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा अनुभव कहते हैं, ये हमारा तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, ल ताल छंद आदि से मुक्त रचना क्या कहलाती है, तो चौथे में आपको लिखना होगा पद्य कहलाती है। ठीक है, क्या लिखना है, पद्य आपको लिखना है। पांचवा देख लीजिएगा, रसोई घर में कौन सा समास है ये आपको बताना होगा, तो पांचवी में आपको लिखना होगा तत्पुरुष समास आपको लिखना होगा। और छठा देख लीजिएगा, भोलानाथ पूजा के समय मस्तक पर किसका टीका या तिलक लगाते थे ये आपको बताना होगा, तो छठी में आपको लिखना होगा बबूत का तिलक लगाते थे, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, छठी का आंसर। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न देख लीजिएगा, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा है, तो इस प्रश्न में आपको सत्य अथवा असत्य बताना है। क्या करना है, सत्य अथवा असत्य बता के आपको लिखना है। ठीक है, जैसे कि हमारा पहला दिया है, उद्धव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, तो बिल्कुल नहीं लगा था, असत्य हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर दूसरा देख लीजिएगा, जहाँ अलौकिक आचार्य का भाव उत्पन्न हो वह विभत्स रस होता है, तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं होता है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका दिया है, एक अंक वाली रचना कहानी कहलाती है, तो बिल्कुल नहीं कहलाती है, असत्य हो जाएगा। चौथा देख लीजिएगा, भोलानाथ को मैया के गोद से निकलकर बाबूजी की गोद में शांति मिली, तो ये बिल्कुल नहीं मिली थी, असत्य हो जाएगा। और पांचवा देख लीजिएगा, मुहावरे और लोकोक्ति एक ही है, तो बिल्कुल है, सॉरी नहीं है, असत्य हो जाएगा। ठीक है, छठा आपका दिया है, लेखक शिव पूजन साई के पिता आटे की गोलियां मछलियों को खिलाते थे, तो बिल्कुल खिलाते थे, सत्य हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लीजिएगा, चौथे प्रश्न में क्या करना, आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की पूछी जाने वाली है।
तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा। आधुनिक कबीर, तो इसमें आपको लिखना होगा नागार्जुन। कहानी के तत्व, तो इसमें आपको लिखना होगा 6। दोहा में आपको लिखना होगा अर्ध सम्मात्रिक छंद। संधि के प्रकार, तो इसमें आपको लिखना होगा 3। आम के आम, गुठलियों के दाम, तो इसमें आपको लिखना होगा ग वाला दोहरा लाभ। छेटा आपका दिया, इसमें आपको लिखना होगा सन्नाटा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न संख्या 5वां देख लीजिएगा। तो इस प्रश्न में क्या करना, आपको इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक वाक्य में देने होंगे जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के पूछे जाने वाले हैं। पहला आपका दिया है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो पहले में आपको लिखना होगा बालकांड। बालकांड आपको पहले का आंसर लगाना है। दूसरा देख लीजिएगा, मनु भंडारी के पिता रसोई को क्या कहते थे। तो दूसरे में आपको लिखना होगा बटियार खाना। बटियार खाना आपको दूसरे का आंसर लगाना है। तीसरा देख लीजिएगा, वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। तो तीसरे में आपको लिखना होगा ओज गुण। ओज गुण आपको लिखना होगा तीसरे का आंसर। चौथा देख लीजिएगा, बरखा के बंद होते ही बाग में क्या क्या नजर आए। तो चौथे में आपको लिखना होगा बहुत से बिच्छू, ये आपको लिखना है। ठीक है, लिख लीजिएगा। और पांचवा आपका दिया है जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या कहा जाता है। तो पांचवी में आपको लिखना होगा अजात शत्रु। अजात शत्रु आपको पांचवी का आंसर लगाना है। छठा देख लीजिएगा, लेखक अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहाँ बैठकर लिखी थी। तो छठे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, रेलगाड़ी। रेलगाड़ी आपको राइट आंसर लगाना है। अब यहाँ पर हमारे 2-2 और 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न देख लीजिएगा और सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। जैसे कि हमारा छठा प्रश्न दिया है, रीति काल को, यहाँ पर पूछा हमारा रीति काल को संगार काल क्यों कहा गया है, लिखिए। ठीक है, इसके बारे में आपको लिखना होगा। अतुवा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, रीति काल की कोई तो विशेषताएं एवं प्रवृत्ति आपको लिखना है। ठीक है, तो सभी के आंसर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में। 7वां प्रश्न देख लीजिएगा, तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। 2 रचना आपको लिखना होगा किसी एक की, और भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना होगा किसी एक का। ठीक है, तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्मृति को पाते बनाने से कवि जयशंकर प्रसाद का क्या आशय है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है, किस प्रकार उजागर किया है, इसके बारे में आपको बताना होगा। 9वां प्रश्न देख लीजिएगा, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है, इसके बारे में आपको बताना होगा। अत्वा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। तो उनको आपको क्या करना है, अपने शब्दों में लिखना होगा। और 10वां प्रश्न देख लीजिएगा, काव्य किसे कहते हैं, काव्य के वेदों के नाम आपको बताना होगा। अत्वा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आपका दिया है, महाकाव्य और खंडिकाव्य में 2 आपको प्रमुख अंतर बताने होंगे। अत्वा वाला प्रश्न देख लीजिएगा, नाटक और एकांकी में 2 अंतर आपको लिखना है। सभी के आंसर आपको बता देंगे। और 12वां प्रश्न देख लीजिएगा, रिपोर्टाज किसे कहते हैं, किसी एक रिपोर्टाज का नाम उसके लेखक सहित आपको लिखना है। 8वां प्रश्न देख लीजिएगा, रेखा चित्र किसे कहते हैं, कोई एक रेखा चित्र का नाम उसके रचनाकार के साथ लिखना होगा। और 13वां प्रश्न देख लीजिएगा, स्वयं प्रकाश अथवा राम वृक्ष बेनीपुरी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। मतलब सबसे पहले आपको 2 रचना लिखना होगा और
उसके बाद आपको लिखना है भाषा शैली। भाषा शैली आपको लिखना होगा दूसरे नंबर पर, ठीक है। इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और यहाँ पर हमारा 14वां प्रश्न देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत की पुत्र वधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके बारे में आपको बताना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 15वां प्रश्न देख लीजिएगा। लेखिका मनु भंडारी के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तियों का किस रूप में प्रभाव पड़ा, इसके बारे में आपको बताना है। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषता आपको बताना है। 16वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है। जैसे कि हमारा पहला दिया है कम खर्च करने वाला, तो इसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना होगा। दूसरा देख लीजिएगा। पूरब की ओर बहने वाली हवा, इसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो इनके आंसर आपको बता देंगे। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करके आपको लिखना है। पहला आपका दिया है इत्तीसरी होना, दूसरा आपका दिया है चार चांद लगाना। तो सभी का आंसर आपको बता देंगे। अब यहाँ पर हमारा 17वां प्रश्न देख लीजिएगा। भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है, लिखिए, इसके बारे में आपको लिखना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। घंटों को मेहनत का बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। 18वां प्रश्न देख लीजिएगा। निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है। सबसे पहले आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको भावार्थ लिखना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। सबसे पहले आप प्रश्न को समझ लीजिएगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें भी आपको एक काव्यांश दिया है, तो इस काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद आपको परीक्षा में संदर्भ लिखना है, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य कर देना है। अब यहाँ पर हमारा 19वां प्रश्न देख लीजिएगा। तो इसमें क्या पूछा है, निम्नलिखित गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित वाक्य कीजिए। तो इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना होगा, संदर्भ के बाद आपको प्रसंग लिखना है, प्रसंग के बाद आपको वाक्य करना है। क्या वाक्य आपको करना है लास्ट में। तो इनके आंसर भी आपको बता देंगे, बट सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिएगा। 20वां प्रश्न देख लीजिएगा। हाथगढ़ी का एक आकर्षक विज्ञापन तैयार कर लिखिए। तो आपको एक विज्ञापन तैयार करना होगा। 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। परोपकार का महत्व विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना है। अब आप सभी 21वां प्रश्न देख लीजिएगा, जिसमें एक अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश दिया गया है, जिसको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो तीनों के आंसर आपको यही से चाट कर लगाना है। पहला आपका दिया है उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा, मतलब इस काव्यांश का शीर्षक आपको लिखना है, टाइटल आपको लिखना है। तो इसमें आपको लिखना होगा शीर्षक में मातृभूमि, ठीक है, मातृभूमि आपको इसका शीर्षक लिख देना है, या फिर जननी आप लिख सकते हैं, धरती माता आप लिख सकते हैं, ठीक है, इसका शीर्षक। और दूसरा देख लीजिएगा, कवि भारत माँ को क्या अर्पित करना चाहता है। तो इसमें आपको लिखना होगा, कवि भारत माता को ज्ञान अर्पित, प्राण अर्पित, रक्त का कण कण समर्पित करना चाहता है, ये आपको लिखना होगा। तीसरा देख लीजिएगा, देश की धरती का हम पर क्या ऋण है, जो हमारी धरती माता है उस पर हमारा क्या ऋण है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो इसका आंसर आपको कहाँ से लिखना है, तो देख लीजिएगा, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अंकित चंद। तो इसका आंसर आपको यहाँ से लिख लेना है, ठीक है, समझकर। और इसके साथ इसका 8वां वाला प्रश्न देख लीजिएगा। इसमें आपको एक गद्यांश दिया है, गद्यांश को पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ लीजिएगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। पहला आपका दिया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आपको बताना होगा। तो इसमें शीर्षक आपको लिखना होगा कंप्यूटर और इंटरनेट, ये हमारा शीर्षक हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा दूसरा देख लीजिएगा, इंसान के कंप्यूटर बन जाने से समाज को क्या खतरे हैं। तो क्या क्या खतरे होते हैं यहाँ पर इंसान को कंप्यूटर बन जाने से।
यहाँ पर देख लीजिएगा, हमारी जीवन शैली में कंप्यूटर और इंटरनेट का दखल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि संभव है कि आने वाले समय में इंसान कंप्यूटर और कंप्यूटर इंसान बन जाएगा। कंप्यूटर विशेषज्ञ और लेखक कवि जे कुर्जविल ने भविष्यवाणी की है कि सन 2029 तक कंप्यूटर और इंसान में तमीज कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपको लिखना होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला आपको लिख देना है यहाँ पर दूसरे का आंसर। और तीसरा देख लीजिएगा, उपयुक्त गद्यांश का सारांश, मतलब सार आपको बताना है। तो सार क्या होगा, इसमें सार आपको लिख देना, सार लिखना होगा 2029 में मानव बना कंप्यूटर, ये आपको इसका सार लिख देना है, ठीक है, छोटे से अक्षर में। और यहाँ पर 22वां प्रश्न देख लीजिएगा। 22वें प्रश्न में क्या करना आपको, अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध मतलब रोकथाम लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको बताना है। तो इस प्रश्न में आपको प्रार्थना पत्र लिखना होगा अपने जिलाधीश को, ठीक है। तो इसका आंसर आपको बता देंगे। अतो वाला प्रश्न देख लीजिएगा, हाई स्कूल परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखना है। बधाई पत्र आपको लिखना है, किसको लिखना है, अपने मित्र को। हाई स्कूल में प्रावीण्य सूची में मतलब प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिख देना है। तो इसका आंसर भी आपको बता देंगे। और 23वां प्रश्न देख लीजिएगा, इसमें क्या करना होगा, निम्न लिखित में से किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित सारांशित या सारांशित निबंध आपको लिखना है। तो आप सभी किसी एक विषय पर एक निबंध याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा रूपरेखा सहित। सबसे पहले आपको परीक्षा में रूपरेखा लिखना होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। प्रस्तावना इस प्रकार से आपको लिखना होगा पॉइंट के माध्यम से रूपरेखा, ठीक है। कम से कम आपको यहाँ पर 1 से लेकर 10 पॉइंट तक यहाँ पर रूपरेखा में लिख देना है। और निबंध में आपको पूरा जो भी आपने पॉइंट लिखे हैं, बिंदु लिखे हैं, उनका पूरा वर्णन आपको कर देना है निबंध में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके 4 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगे। अब मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता देता हूँ ताकि आप हिंदी के पेपर में 75 में से 75 अंक लेकर आ जाए। तो आप सभी इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के आंसर पहले बता दिए वीडियो में। अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के आंसर देख लीजिएगा। तो ये हमारा 6ठे प्रश्न का आंसर आप सभी को दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। 6ठे के बाद आप सभी को 6ठे प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 7वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। पूरा देख लीजिएगा ऊपर से लेकर नीचे तक। अब आप सभी 8वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 8वें के बाद आप सभी को 8वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी 9वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 9वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 9वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 10वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 10वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 11वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 11वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 11वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर मिल जाएगा, जिसमें नाटक तथा एकांकी में प्रमुख अंतर बताना है। और आप सभी 12वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 12वीं के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 13वें प्रश्न का आंसर देख लीजिएगा। 13वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 14वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी 14वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ ही आप सभी 15वें प्रश्न का आंसर यहाँ से देख लीजिएगा। 15वें के बाद आगे हम चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का अतीय वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 16वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। 16वें के बाद आप सभी को 17वें प्रश्न का आंसर यहाँ से दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा।
और 17वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ ही आप सभी को 18वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 18वें के बाद आप सभी को 18वें प्रश्न का 8वीं वाले का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और इसके साथ ही आप सभी को 19वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आप पढ़ते जाइए। और आप सभी को 19वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा 20वें प्रश्न का 8वीं वाला का आंसर। ठीक है, और इसके साथ ही आप सभी को 22वें प्रश्न का आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और जो हमारा 23वां प्रश्न दिया है उसका उत्तर आपको अपनी किताब से देखकर पढ़ लेना है। उसमें आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध लिखना है, तो उसका आंसर आपको स्वयं पढ़ लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन आप सभी को बता दिया है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।